नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला और सीरीज में आज 13 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए हमने ये जो सीरीज तैयार करी है और उसमें पहले प्रश्न को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो देख पा रहे हैं कि भारत और किस देश ने आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय रोड मैप का जो है तैयार किया है, उस देश का नाम क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि भारत और तंजानिया दोनों डिफेंस पार्टनर हैं। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी, इसके अलावा संचार उपकरणों से संबंधित और बहुत सारी ऐसी चीजें हाल ही के अंदर भारत सरकार और तंजानिया सरकार ने 6 समझौतों पे हस्ताक्षर करे हैं। उसी में महत्वपूर्ण समझौता रक्षा उत्पादों से संबंधित भी है, इसके अलावा रक्षा सहयोग से भी संबंधित है। ये 5 साल का रोड मैप दोनों कंट्रीज ने तैयार करा है। दोनों पक्षों की तरफ से रक्षा सहयोग का विस्तार करने तथा रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच में 5 या 6 प्रकार के एमओयूज भी कंडक्ट करे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाता है तंजानिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जैव ऊर्जा अनुसंधान हालिया प्रगति रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। तो मैं आपको बताऊं कि इस शहर की जो बात हो रही है वो हो रही है कपूरथला की। कपूरथला पंजाब में पड़ता है और वहां पर 9 से 12 अक्टूबर 2023 को आयोजित जैव ऊर्जा अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 4था संस्करण वहां पे आयोजित किया गया और उसकी जो थीम थी जैव ऊर्जा के क्षेत्र में हम कितना बेहतर कर सकते हैं और जैव ऊर्जा के साथ साथ में नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में और ज्यादा कितनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई। तो उस स्थान का नाम था कपूरथला, जो पंजाब में पड़ता है। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका आंसर हो गया कपूरथला पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2014 के अंदर इंफोसिस के नारायण मूर्ति जो संस्थापक कहे जाते हैं, उनकी पत्नी, जिनको 2023 के अंदर इसी अवार्ड से दोबारा नवाजा गया, या कह सकते हैं कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है सुधा मूर्ति को। इसके अलावा बताता चलूं कि लेखक सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। इसकी जो राशि होती है $50,000 होती है। और उस समय की मैं आपको बात बताऊं कि सुधा मूर्ति ने इस अवार्ड की जो राशि है उसको लेने से मना कर दिया और वहां पे किसी बड़े विश्वविद्यालय को उन्होंने इस राशि को डोनेट कर दिया। तो एक ही परिवार के 2 सदस्यों को ये इंडो कैनेडियन अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें उनके पहले पति, कह सकते हैं कि 2014 में सुधा मूर्ति के जो पति हैं, इंफोसिस के जो डायरेक्टर हैं, उनको दिया गया, नारायण मूर्ति को दिया गया और 2023 के अंदर सुधा मूर्ति को दिया गया। थोड़े इसके अलावा और चीजें आपको बताऊं कि सुधा मूर्ति के जो दामाद हैं उनका नाम ऋषि सुनक है और वर्तमान में ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री, उसका दायित्व का वो पद का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस श्रेणी के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना की श्रेष्ठ शुरुआत की। श्रेष्ठ एक सिंबल है और आवासीय शिक्षा के लिए किसको टारगेट करते हुए भारत सरकार ने ऐसा किया है। तो भारत सरकार ने लक्षित जितने भी प्रकार की जो जातियां हैं उनको टारगेट करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को टारगेट करते हुए वहां पे आवासीय विद्यालय बनाने और उनको आमूलचूल परिवर्तन करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्रालय के द्वारा लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को उन्होंने शामिल किया है। तो इसका आंसर चला जाता है अनुसूचित जाति को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास के लिए किस स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त जो इकाई, उसमें मेरा युवा भारत, माई भारत को उसने क्या दी है, इसको टारगेट किया है और उसी को मंजूरी दी है। तो मेरा युवा भारत इसका आंसर हो जाएगा। युवाओं के विकास और युवा नीति और उसके लिए जो प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली जो उसका काम करने वाली है, उसी के संदर्भ में इसमें मेरा युवा भारत को टारगेट करते हुए स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना को उन्होंने मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है।
तो मैं आपको बताता चलूं कि उत्तराखंड की जो राजधानी है उसका नाम देहरादून है, और देहरादून के अंदर पुष्कर सिंह धामी जो वहां के मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में और जनजाति जो मंत्री है अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में इस उत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी एनईटीएस में किया, और इसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज एक तो ये है, इसके अलावा एकलव्य विद्यालय दोनों को टारगेट थे, दोनों को समग्र रूप से करते हुए एनईटीएस ईएमआरएस हो गया, और इसके लिए देहरादून के अंदर इसको संपादित यहाँ पे इसको किया गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम के बारे में आपको बताता चलूं कि लव योर आईज एट वर्क, कह सकते हैं काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें, ये इसकी थीम है। और 2023 का जो विश्व दृष्टि दिवस जो मनाया गया उसकी थीम जो है आप पढ़ पा रहे हैं कि काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें, और इसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टि बाधिता को ध्यान आकर्षित करना है, और इस वर्ष की जो 12 अक्टूबर की जो थीम थी उसको इस थीम से ही जाना गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो आज हम 13 अक्टूबर को जो क्लास ले रहे हैं उसके अंदर आज जो है वो आपदा जोखिम के लिए जितने भी प्रकार के नेचुरल जो क्लाइमेटी जो होती हैं उनको न्यूनतम करने के लिए, या कह सकते हैं कि आपदा आने से पहले ही उसका अलर्ट या उसका अलार्म जो बज जाए, इसी के संदर्भ में इस चीज को किया जाता है, या कह सकते हैं उसका दिवस मनाया जाता है। तो वो दिनांक है 13 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अब तक जितने भी जो विश्व कप हुए थे इसमें सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो भारत के महानतम खिलाड़ी हैं, जिनको कह सकते हैं कि क्रिकेट का भगवान और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के नाम से रिकॉर्ड जाता था, लेकिन इस रिकॉर्ड जो कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, तो इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ा है भारतीय ही क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा ने, सेंचुरी लगा करके कह सकते हैं, जो अफगानिस्तान में अभी उन्होंने लगाई, और उनके 7 शतक वर्ल्ड कप में हो गए हैं, और यही रिकॉर्ड उनके नाम से भी बना है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि डेविड वार्नर ने सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी बराबरी भी रोहित शर्मा ने इस मैच के दौरान ही कर ली है। तो ये अभी तक 6 शतक बने हुए थे वहां पे, तो वहां पे अभी रोहित शर्मा ने 7वां शतक लगा दिया है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस गेल के एक छक्कों की अगर बात करें तो छक्कों के अंदर जो 553 जो छक्के हैं वो क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं उन्होंने लगाए थे, लेकिन इन छक्कों से भी ज्यादा लगाने का जो रिकॉर्ड है वो 556 छक्के अभी तक जो है वो रोहित शर्मा लगा चुके हैं। तो जो आंसर जाता है वो रोहित शर्मा जाता है, ये आपको मैंने बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च कराया है? अभी हम सब देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच, या कह सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष विराम जो है संघर्ष चल रहा है, जहां पर हमास ने इजराइल के बहुत बड़े ठिकानों पे लगातार हमले किए, वहां के नागरिकों को बंधक बना करके उनका नरसंहार किया और बर्बरतापूर्वक उन लोगों को उन्होंने मारा। इसी की बदले की कार्रवाई को करते हुए इजराइल और हमास के बीच में अभी 2-3 दिन से लगातार जो है वो आपस में लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन अब बात करें इस प्रश्न के संदर्भ में कि भारत के जो लोग, या कह सकते हैं भारत के जो निवासी जो इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको जो निकालने के लिए अभी कोई ऑपरेशन चलाया जाना है, और उस ऑपरेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है वो इस ऑपरेशन का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन मैं आपको और बताता चलूं कि ऑपरेशन गंगा अभी 1-1.5 साल पहले से, जब तक यूक्रेन और रशिया के बीच में भी युद्ध देखने को मिल रहा है, तो यूक्रेन के अंदर जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए भी ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया गया था। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, ऑपरेशन कावेरी, कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर लेबनान हो गया, सूडान हो गया, सीरिया हो गया, वहां पे गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो कावेरी जो ऑपरेशन था वो सूडान के अंदर जब गृह युद्ध छिड़ गया था, तब भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। पूछा जा सकता है कई सवाल
किसी भर्ती जो परीक्षा के अंदर कि कावेरी का संबंध किससे है और गंगा का संबंध किससे है और ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन अजय का संबंध अभी वर्तमान में इजराइल और हमास के जितने भी जो युद्ध चल रहे हैं आपस में, वहां पे भारतीयों को सकुशल सुरक्षित रूप से भारत में उनको लैंड कराया जा सके, यही इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहां पर बनाया गया है। तो साइबर सुरक्षा जो केंद्र है वो कहां पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अभी चंडीगढ़ में। तो साइबर सुरक्षा अभी वर्तमान में देख पा रहे हैं कि साइबर सुरक्षा के लिए काफी बहुत ज्यादा चुनौतियों से भारत जूझ रहा है, और हर बार कभी भी देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्री की जो साइट्स हैं वो हैक कर ली जाती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक सुरक्षा चक्र को बनाया जा रहा है, साइबर सुरक्षा केंद्र भी बनाया जा रहा है। और सुरक्षा चक्र से मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद में नवीन टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को या आईटी सेक्टर के अंदर और ज्यादा उनको मजबूत बनाने के लिए हर जगह हब बनाए जा रहे हैं और केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो उसी का परिणाम है कि सुरक्षा केंद्र साइबर के तौर पे चंडीगढ़ के नाम पे यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, जिसके अंदर सेक्टर 18 के अंदर एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के भवन में इसको ये तैयार हो चुका है, और इसको अभी जो है वो दिया जाएगा किसको, डीआरडीओ के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट इनको किया जाएगा, उसका क्रियान्विति जो है वो डीआरडीओ के माध्यम से की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो अभी देख पा रहे हैं कि जितनी भी प्रकार की हम खरीदारी करते हैं तो आजकल हम यूपीआई से करने लगे हैं। भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यूपीआई के थ्रू सबसे ज्यादा पेमेंट करने वाला देश बन गया है। और अगर देखा जाए तो फोन पे अभी इसके अंदर अग्रणी भूमिका को निभा रहा है। तो कह सकते हैं कि फोन पे एक बड़ा यूपीआई का प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम सब लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो इसके साथ में इंडसइंड बैंक ने एक समझौता ये कह सकते हैं कि अनुबंध किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य में लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन हुआ। लाइट हाउस के बारे में कौन नहीं जानता। अगर समुद्री नावों या जलपोतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या उनका गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए जो है वो लाइट हाउस की व्यवस्था प्राचीन काल से करी जा रही थी। जब बहुत सारे नाविक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे तो वहां पे लगा दी जाती थी। लेकिन इस बार लाइट हाउस का उद्घाटन कहां पे किया गया, ये किया गया 23 से 25 सितंबर 2023 को यहां पे किया गया। कहां पर इसका किया गया है, गोवा में। गोवा के ऐतिहासिक किले के अंदर अगुआड़ा के अंदर इसका आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों, नृत्य मंडलों, खाना पकाने के स्टॉलों, संगीत समारोह कह सकते हैं, बहुत बड़ी प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया गया। संगीत यहाँ पे बहुत बड़े इवेंट्स हुए। तो इसी के संदर्भ में कह सकते हैं कि गोवा के अंदर जो है इस लाइट हाउस का यहाँ पे क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में भारत की करंट अकाउंट डेफिशिएंट कितनी थी। तो ये हर बार चेंज होती रहती है, लेकिन इस साल की अगर बात करें 2023 के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें कह सकते हैं 9.2 अरब डॉलर यहाँ की इसकी क्या थी, सीएडी थी। करंट अकाउंट जो डेफिशिएंट जो थी वो भारत की इतनी थी। हर बार चेंज होती रहती है कि राजकोषीय घाटा कितना कम और ज्यादा होता है, और हर एक तिमाही के अंदर इसका अनुमान लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये लोगों का इंश्योरेंस करती है, और उनको क्या करती है, उनका एक कह सकते हैं कि एक जीवन चक्र के अंदर नया प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ किसको बनाया गया है, इसके बारे में आपको बात बताऊं। भारत से सामान्य बीमा कंपनी आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने संजीव मंत्री को नया प्रबंध निदेशक उनको क्या किया है, नियुक्त किया है। तो इसका आंसर चला जाता है संजीव मंत्री। तो इंश्योरेंस करता है, निवेश करती है इसी के अंदर कंपनियां, और संजीव मंत्री इसके भी क्या है, इसकी अध्यक्षता के अंदर ये कह सकते हैं प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया, सीईओ बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है। पहले तो ये समझते हैं कि नॉर्मन ई बोरलॉग है कौन। नॉर्मन ई बोरलॉग एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं और हरित क्रांति का जनक कह सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एस एम स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग उस समय जब भारत की बात करें, जब भारत के पास में इतना खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता था जिससे भारत का पेट भरा जा सके, उसी समय 80 सेंचुरी के कह सकते हैं कि जो 80वां दशक था, 80 के दशक में 80 के दशक के अंदर एस स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग के अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति का किया गया, शुभारंभ किया गया। और आज हम देख पा रहे हैं कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से
अपने आप में आत्मनिर्भर हो गया है। इसके लिए एक पुरस्कार की घोषणा की गई और इस साल का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया डॉक्टर स्वाति नायक को। डॉक्टर स्वाति नायक को नोमन ई बोरलोग जो है पुरस्कार दिया गया है। और इसके अंदर स्थानीय लोग अभी इसके बारे में कह सकते हैं कि उड़ीसा की रहने वाली स्थानीय लोग इन्हें बिहाना दीदी के नाम से भी जानते हैं, तथा कुछ लोग इन्होंने सीड लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि साउथ एशिया कंट्रीज में सीड सिस्टम की हेड है, या जो बीज नियंत्रण है, बीज नियंत्रण की ये क्या है, हेड है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम शक्ति 2023 कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया कल्लापक्कम। कल्लापक्कम जो है वो अपने जो केरला के अंदर है, और यहाँ पे इसका क्या किया गया, आयोजन इसका किया गया। भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ के द्वारा शक्ति 2023 नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन कल्पक्कम में किया गया, और इसकी जो थीम थी और जिसका सहयोग था तकनीकी प्रगति और सामाजिक उत्थान में महिलाओं के विषय के तहत में इसका जो आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में कौन सी एजेंसी इसका क्या किया है, अनावरण किया है? तो ये किया गया यूएनएफपीए। यूएनएफपीए के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि अब वृद्ध व्यक्तियों की संसार के अंदर जो है हो रही है बढ़ोतरी, जिसके अंदर चाइना भी इस चीज से जूझ रहा है, इसके अलावा जापान भी जूझ रहा है, और अभी तक भारत को ये कह सकते थे कि वो युवा भारत बन रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे हर दशक में 41% की वृद्धि दर से भारत भी बूढ़ा हो रहा है। और आंकड़े इस प्रकार आ रहे हैं कि 2050 तक भारत की आबादी का 20% जो है वो लोग उसमें, वृद्ध लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। यही बात इस प्रश्न में पूछी गई है और कही गई है। तो दशक की वृद्धि दर 41% हो गया, 2050 तक 20% आबादी भारत की बुजुर्ग होने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के विश्वनाथन घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो इस गांव का जो संबंध है वो असम से है। इस गांव का संबंध असम से है। विश्वनाथन घाट जिसे अक्सर गुप्त की काशी भी कहा जाता है, जिसका नाम के विश्वनाथन मंदिर के नाम पे भी रखा गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 791 आवेदनों के अंदर विश्वनाथन घाट को, असम को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 2023 का जो ईयर है उसके अंदर इसको घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? कह सकते हैं इनोवेशन, या कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के नवाचार अलग अलग देशों में किए जा रहे हैं, कौन सा देश कितना इस पे ध्यान दे रहा है, इसी के संबंध में मैं बात करता चलूं। आपको बताऊं कि GII के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है इसमें 40वां। लेकिन मैं थोड़ा और आपको पीछे ले चलूं, 2015 के आसपास इसकी जो रैंकिंग हुआ करती तो हुआ करती 80वां स्थान, या कह सकते हैं 81 के आसपास इनका स्थान हुआ करते थे 2015 के अंदर। और बात करें कि जो नवाचार है उसके अंदर कितने कंट्रीज को शामिल किया, नंबर 1 रैंक इसको दी गई है। तो अगर नंबर 1 रैंक की अगर बात करें तो टोक्यो और योकोहामा 2 ऐसे कंट्रीज हैं, या कह सकते हैं शहर है। योकोहामा एक शहर है जो जापान का है, और टोक्यो भी उसी का शहर है, उनको नंबर 1 स्थान मिला है। इसके अलावा भारत का स्थान 40वां है और 132 देश इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो भारत दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ जा रहा है इनोवेशन के संदर्भ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, और ये आज इस सीरीज का, ये कह सकते हैं इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। और बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। पूनावाला फिनकोर किस बैंक के साथ में साझेदारी में सह प्रोडेट क्रेडिट कार्ड जारी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ये एक विदेशी बैंक है। पूनावाला फिनकोर इंडसइंड बैंक के साथ में इसे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से हरी झंडी हासिल कर चुका है। और ये साझेदारी एक पूनावाला बहुत बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे इसके साथ इसने साझेदारी करी है फिनकोर ग्रुप में। और लचीले बहुमुखी खुदरा ऋण, जो छोटे जो ऋण दिए जाते हैं, लिमिटेड जो ऋण दिए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं, इसके लिए इंडसइंड के साथ में एक जो विदेशी बैंक है उसके साथ में समझौता अनुबंध किया है। तो आज हमने इस क्लास के दौरान 21 प्रश्नों को जाना, और वो जो सारे के सारे जो भी प्रश्न जो लेकर के आए हैं वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।